बोलेगा भारत चैनल में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फैसल अंसारी आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे चैनल के ख़ास मेहमान हैं, सहाफ़ी रहे हैं अपने वक्त में और साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और साथ में एक पॉलिटिशियन भी हैं। हम बात कर रहे हैं जनाब अली अनवर अंसारी साहब की, जो कि जिन्होंने 1998 में पसमानदा मुसलमान जो हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि वो मुसलमानों में जो बिरादरी पिछड़ गई है उसको पसमानदा मुसलमान कहते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए 1998 में इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था पसमानदा मुस्लिम महाज। बाद में इसका नाम बदल दिया गया और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के नाम पर इन्होंने अपना संगठन मजबूत किया और पूरे हिंदुस्तान में इनको इस संगठन को फैलाया। आज हमारे खास मेहमान हैं, हम इनसे कुछ खास चीज़ जानना चाहते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी और आपके चैनल को देखने वालों को भी। सर, चूँकि आप 24 साल पत्रकार रहे हैं, एम आई राइट ना सर? हाँ बिल्कुल। 24 साल ये पत्रकार रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि आज जो हिंदुस्तान में पत्रकारिता हो रही है, जर्नलिज्म हो रहा है, उसके बारे में कमेंट कर दीजिए। देखिए, मैं जब देश में इमरजेंसी लागू हुई थी, इंदिरा जी ने लगाया था, उस समय भी मैं सहाफ़त में था और 6 महीने तक तो उसका भौकाल था, 6 महीने तक। लेकिन धीरे धीरे वो भौकाल ख़त्म होने लगा, वो डर लोगों के दिमाग से निकलने लगा। लेकिन ये तो 9 साल हो गया, मोदी जी का भौकाल चल ही रहा है, तो अघोषित इमरजेंसी है ये। वो तो एक घोषित तौर पर इमरजेंसी थी और उसमें भी इस तरह की ज्यादती नहीं थी, इस तरह की ज्यादती नहीं थी। मैंने कहा कि 6 महीना के बाद हम लोग बजाबते लिखने लगे थे, उसके खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ भी, प्रशासन के खिलाफ भी। यहाँ तो 9 साल से, यहाँ तो छोड़ दीजिए जेल में पकड़ करके बंद करना, यहाँ तो पकड़ करके मार देना। इमरजेंसी के समय में भी किसी की सदस्यता नहीं खत्म हो जाती थी। यहाँ देखा आपने, राहुल गांधी की सदस्यता जबरदस्ती लोगों ने खत्म कर दी। तो सदस्यता खत्म कर देना, मार देना गोली से, किसी को ख़त्म कर देना, तो ये सब चल रहा है। तो ये तो बिल्कुल तानाशाही का भी एक, समझिए, एडवांस रूप है, फासिज्म जिसको पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहा जा रहा है, उस तरफ ये मामला बढ़ गया है और बहुत खतरनाक स्थिति है। इनका कहना है कि जो इस समय जर्नलिज्म हो रही है बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही है, इसमें पत्रकारों को काफ़ी खतरा है। और आप देखे भी होंगे, चाहे वो केरला के पत्रकार हुए, चाहे वो यूपी के पत्रकार हुए, बगैर वजह ही उनको कई सालों तक जेल में रखा गया है। ये एक नज़ीर है। सर, 2006 में आप राज्यसभा सांसद चुने गए बिहार से और नीतीश कुमार के साथ आपने अच्छा वक्त बिताया और 2 बार आप वहाँ पे राज्यसभा मेंबर रहे। आप थोड़े से छोटे तरीके से आप बता दीजिए कि आप बिहार में पसमानदा मुसलमानों के लिए क्या किया जब आप सांसद थे वहाँ के? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि ओथ लेने के बाद सब लोग अपने सूबे में जाते हैं, अपने गृह जिला में जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं। मैं दिल्ली में ओथ लेने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ आया था, खैराबाद आया था। मऊ जनपद का एक एरिया है खैराबाद, वहाँ पे हाजी साहब ले करके, हाजी निसार साहब हमको ले करके यहाँ आए थे, तो एक खास लगाव है और मैं बराबर आते रहा हूँ। अब रही बात कि यहाँ तो मैं और कुछ नहीं कर सकता, यहाँ के सवालों को पार्लियामेंट से ले करके और यहाँ राज्य भर में, देश भर में घूम करके, जब भी कोई भूख से मरा, जब भी कोई मॉब लिंचिंग हुई, मैंने इस सवाल को उठाया। यही नहीं, पूरे देश के सवाल को उठाया। मैंने कभी अपने राज्य का अपने को नहीं समझा, सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रखा। हमने समझा कि राज्यसभा में आए हैं तो हम पूरे देश के सवाल को उठाएंगे और उसको उठाया। रही बात अपने बिहार में, तो हमने जब हमने मदद किया था 2005 में नीतीश कुमार जी को। मैं तो 6 में बना MP, 6 के अप्रैल में बना। उसके पहले जब सरकार बनी तो
तो हमने पहले नीतीश जी से ये तय हुआ था हमारी, और हमारी उनसे रजामंदी थी इस बात को लेकर के कि जो पसमानदा मुसलमान भी उसमें शामिल हैं, अति पिछड़ा के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम अति पिछड़ा, जिसमें यादव, कुशवाहा, कुर्मी वगैरह नहीं होते थे, उनको छोड़ करके जो कमज़ोर जातियाँ और मुसलमानों की 80% आबादी उसमें थी, उनको हमसे तो 25% रिजर्वेशन देने का तय हुआ था नगर निकाय और पंचायत चुनाव में, लेकिन उन्होंने 20% दिया, वो भी काफ़ी था। इस तरह की 40,000 सीटों पर हम लोगों को फ़ायदा हुआ, जो कहीं देश में नहीं इस तरह का अति पिछड़ा को रिजर्वेशन। आपके बिहार में नौकरी में भी अति पिछड़ा नहीं है, पिछड़े वर्ग है। हमारे यहाँ बिहार में अति पिछड़ा वर्ग है। अति पिछड़ा को 20% रिजर्वेशन है नगर निकाय और पंचायत चुनावों में। यहाँ तक कि एकल में मेयर का पद, जिला परिषद अध्यक्ष का पद, चेयरमैन का पद भी अति पिछड़ा को मिलेगा 20% टोटल आबादी में। तो ये व्यवस्था पहला कराई हमने। फिर दूसरी बात की, देश में जो कहीं नहीं था कब्रिस्तानों की जो घेराबंदी है, बाउंड्री, जिसकी बेहुरमती हो रही थी, जगह जगह लोग कब्जा कर ले रहे थे, जगह जगह उसको ज़बरदस्ती बेच देते थे, कुछ अपने लोग भी उसके बाज़ार के इलाके में कब्रिस्तान है तो उसका आगे का हिस्सा बेच देते थे। तो इन सब के लिए उस तमाम कब्रिस्तानों की घेराबंदी का हम लोगों ने अभियान चलाया, और वो बड़े पैमाने पर हज़ारों हज़ार, हम समझते 5-7 हज़ार कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई। और पहले था कि एमएलए एमपी को कहिए तब होगा, उसकी मर्जी, वोट ले लेते थे, हम लोगों का काम नहीं करते थे। लेकिन अब ये हो गया कि नहीं, सरकार का बजाबते एक फंड होगा, बजट में उसका एलोकेशन हो जाएगा, और उस फंड के जरिए हर साल उतने कब्रिस्तान की घेराबंदी होगी। तो ये सब 2-3 छोटे काम किया, और बड़े काम कहिए या छोटे काम कहिए। दूसरा हमने ये काम किया कि जहाँ भी कोई गड़बड़ हुआ, अपने सरकार के खिलाफ भी नोटबंदी का समर्थन हमारे नीतीश कुमार जी ने किया, हमने विरोध किया। उनकी पार्टी में, सरकार में रहते हुए भी हमने विरोध किया। जीएसटी का उन्होंने समर्थन किया, हमने विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन उन लोगों ने किया, हमने विरोध किया। विरोध इस तरह से किया, थोड़ा सा दूसरे तरह से किया कि भाई इसका इस्तेमाल बीजेपी अपने राजनीतिक फायदा के लिए, चुनाव के लिए उठा रही है। तो अब तो बात खुल के आ गई है कि किस तरह से मोदी जी ने सत्यपाल मलिक को चुप कराया कि मत बोलिए, वो सच बोलना चाहते थे कि सरकार की लापरवाही से ऐसा हुआ है। तो होम मिनिस्ट्री के लापरवाही से ऐसा हुआ है, 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। तो ये अब बात आई। तो उस समय जिस हद तक जा सकते थे मैंने किया। तो ये सब मैं करता रहा, हक बात करता रहा। और जब देखा हमने कि नीतीश जी अब हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और रातों रात एक दिन चले गए बीजेपी के साथ, तो हमने उनका साथ छोड़ दिया, बगावत का झंडा उठा लिया, मैं पार्लियामेंट से बाहर हूँ। यहीं पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर मोदी जी चेहरा बनते हैं तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन 2017 में जब नीतीश कुमार भी चले गए उनके साथ तो आपने बगावत कर दी। यही मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर, अगर आप काश वहाँ पे बगावत न किया होता आपने, और आप नीतीश कुमार के साथ रहे होते, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट बनी, तो आप पसमानदा मुसलमानों को फ़ायदा दे सकते थे। इस पे आप क्या विचार रखते हैं? नहीं, देखिए, फ़ायदा सबसे पसमानदा मुसलमानों का तो फ़ायदा नहीं हम दे सकते थे उस सेटअप में रह करके बीजेपी के लेकिन साथ हम मंत्री बन सकते थे, हम डिप्टी स्पीकर बन सकते थे। उसके बाद भी अब भी जब चाहें जो ऑफ़र हमको मिलते रहा, उसमें हम गवर्नर बन सकते थे, हम फिर राज्यसभा में जा सकते थे, मिनिस्टर बन सकते थे। लेकिन हमने अपने वसूल का सौदा, अपने ईमान का सौदा नहीं किया और नहीं करेंगे, ये हमारा कॉल है। तो इसीलिए हम सड़क पर हैं, तो कोई बात नहीं, बहुत लोग सड़क पर हैं, लेकिन इंसान को अपने वसूल के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। लोग जान की कुर्बानी दे देते हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। तब नीतीश जी से बैर था?
अब तो वो वापस चले आए हैं, एक महागठबंधन में है, अब तो आप उनके साथ जाएंगे ना 2024 के हम चुनाव में? अपने उस समय भी जब मैं गया था उनके साथ, तो अपने से मैं नहीं गया था। मेरा कुछ स्वभाव, कुछ साई नेचर के हैं हम, तो हम अपने से कहीं नहीं जाते हैं। अगले को भी अगर गरज हो और उसका हमारा टर्म कंडीशन मानता हो, टर्म कंडीशन माने हमारा एजेंडे की बात मानता हो, टर्म कंडीशन कोई व्यक्तिगत नहीं, किसी पोस्ट ओहदा वाला टर्म कंडीशन नहीं, तो हम उस पर सोचेंगे, लेकिन हम अपने से किसी के यहाँ नहीं जाते। तो ये थे अली अनवर साहब, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के सदर हैं और अपने जीवन में इन्होंने पत्रकारिता भी की है, सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं और बहुत ही कामयाब पॉलिटिशियन भी रहे हैं। और इनका मानना है कि हम हमेशा जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे मुझे किसी पार्टी से गठबंधन करना हो, उनमें जाना हो या न जाना हो, लेकिन ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। आपका बोलेगा भारत में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत